देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी जया का। बिल्कुल स्नेहा, और बड़ी खबर जो है वो प्रयागराज से जुड़ी हुई है। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। खबर 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी हुई है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट भेजकर निरस्त कराया है शस्त्र लाइसेंस और जांच के बाद दूसरे आरोपियों के असलहा का लाइसेंस निरस्त करने की भी तैयारी है। सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी ने लाइसेंस होल्डर की तैयार की है सूची और ये पता लगाया जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों ने शस्त्र लाइसेंस कब लिया, उनके आवेदन पत्र और पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई है। लाइसेंसी धारियों पर कब मुकदमे दर्ज हुए, बीते सालों में इनकी क्या गतिविधियां रही, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, असलहा लाइसेंस लेने के बाद गतिविधियां संदिग्ध तो नहीं रही। इन पहलुओं की जांच कराई जा रही है। अटाला में हुए बवाल के 65 आरोपियों को लेकर पुलिस ने नई जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के साथ ही उनके परिवार वालों के नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंस की अब जांच हो रही है। इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और अटाला हिंसा का आरोपी है जावेद पंप। इस वक्त मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, इसे बड़ी जानकारी कह सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस जावेद पंप का निरस्त किया गया है और कई ऐसे और भी लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे, उनके भी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। मोहम्मद मोइन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अटाला हिंसा के 65 आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से अब जांच होगी। जावेद पंप का जो शस्त्र लाइसेंस है वो निरस्त किया गया है। फोन लाइन पर मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, जानकारी है कि जावेद पंप का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और आगे भी कई ऐसे लोग जो हिंसा में शामिल रहे उनके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए अलग तरीके से जांच भी बिठा दी गई है। जी बिल्कुल, प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें जावेद मोहम्मद और जावेद पंप को मास्टरमाइंड बताया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में पड़ताल की, उसके बाद डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें जावेद पंप का जो शस्त्र लाइसेंस था उसे निरस्त किए जाने की सिफारिश की है। और इतना ही नहीं, इस पूरी हिंसा में जो भी आरोपी हैं, जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं या जो भी जिन लोगों की भूमिका सामने आई है और वो फरार चल रहे हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार वालों के नाम पर भी कितने शस्त्र लाइसेंस है की सूची तैयार की जा रही है और खुद उनके साथ साथ जो परिवार के लोगों के नाम शस्त्र लाइसेंस होंगे उन्हें भी निरस्त कराने की सिफारिश प्रयागराज पुलिस करेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो दंगाई थे, जो हिंसा में शामिल आरोपी थे, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जावेद पंप पर एनएसए लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ जो दूसरे ऐसे आरोपी हैं जिनकी भूमिका ज्यादा खतरनाक थी, उन पर भी एनएसए लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होंगी। लोक भवन में दोनों बैठकें आयोजित की जाएंगी। सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। आपको बताएं कि कैबिनेट मीटिंग के बाद दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। सरकार के 100 दिन पर अलग अलग विभागों के साथ सीएम ने मीटिंग ली थी और आज सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सीएम ले सकते हैं 100 दिनों का फीडबैक। 100 दिनों का कार्यकाल कैसा रहा है, कितनी दिक्कतें दूर की गई और क्या कोई नया प्लान हो सकता है आगे के लिए, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आज मंत्री परिषद की भी बैठक लेंगे। तो आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग होगी और इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। कुछ जरूरी अहम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, 100 दिन का फाइनल फीडबैक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसके अलावा आप बताएं कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और दोनों बैठक लोक भवन में आयोजित की जाएंगी। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की पटल पर मुहर भी लगाई जा सकती है।
सरकार के 100 दिन पर फीडबैक लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों के साथ वो बैठेंगे। इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने फीडबैक ले लिया है, लेकिन आज बारी है मंत्रियों की, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार के 100 दिन पर फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। बिल्कुल जया, और चलिए ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और विवेक से समझेंगे कि 100 दिन का फीडबैक और इसके अलावा जिस तरीके से मंत्रियों ने विजिट किया है वो तमाम चीजें भी हैं, और क्या क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर के विवेक? स्नेहलता, फीडबैक तो होगा ही, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगी 2.0 में बड़े बड़े टारगेट तय किए गए थे, अधिकारियों को फील्ड पे जाने के निर्देश दिए गए थे। फीडबैक जो 100 दिन का है, कितने काम हुए, जो लक्ष्य तय किया गया था, सबसे ज़्यादा काम गृह विभाग में हुआ है। गृह विभाग यानी पुलिस महकमे ने सबसे ज़्यादा काम किया है। जो रिकवरी होनी थी, जो वसूली होनी थी, इसके अलावा जो गिरफ्तारियाँ होनी थी, जो गैंगस्टर और तमाम तरह के केसेस लगने थे, वो सबसे ज़्यादा काम पुलिस विभाग ने किया है। इसके अलावा तमाम विभागों में भी काम हुए हैं। तो आज पूरे 100 दिन की समीक्षा होगी कि किस किस विभाग ने क्या क्या काम किए। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि सभी मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में पूछेंगे, जानकारी देंगे, जिसको नहीं पता है उसके बारे में बताएंगे। ये सारा फीडबैक लिया जाएगा। समीक्षा के बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी उसको मंत्रिमंडल की जो अगली बैठक होनी है, यानी समीक्षा बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में डिस्कशन किया जाएगा और नए लक्ष्य तय किए जाएंगे। कुछ प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं कैबिनेट मीटिंग में। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है मनोरंजन कर विभाग से संबंधित, जिसमें जो कई अधिकारियों के समायोजन का होगा। जो मनोरंजन कर के अधिकारी हैं वो वाणिज्य कर विभाग में भेजे जाएंगे, कर्मचारी भेजे जाएंगे। ये बड़ा प्रस्ताव, लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा फतेहपुर में एक बिल्डिंग है स्कूल की, उसको तोड़ने गिराने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। विश्वविद्यालय से जुड़े कई प्रस्ताव आ सकते हैं। इस तरह के प्रस्ताव रखे जाएंगे और ये प्रस्ताव पास होने के बाद उनकी कार्य योजना तैयार की जाएगी कि कैसे किस किस स्टेप में होगा, कितने स्टेप में होगा और क्या प्रक्रिया होगी, इसमें कौन कौन से अधिकारी इन्वॉल्व होंगे। यानी आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा और मुख्यमंत्री जब भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं 100 दिन की, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहे हैं। यानी लगातार दोनों चीज़ें चलती हैं। सुबह समीक्षा बैठक होगी या शाम को जब भी होगी, उसके समीक्षा बैठक के तुरंत बाद एक मीटिंग रखी जाएगी, मंत्रिमंडल की बैठक रखी जाएगी। तो 11 बजे से समीक्षा बैठक 100 दिन बाद जो कुछ भी अपडेट होगा वो भी विवेक आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी की क्लासरूम वाली मीटिंग भी आज होने वाली है। आपको बताएं कि सीएम योगी आज शिक्षा विभाग को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण आदेश दे सकते हैं। चर्चा है कि शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं के तुरंत ठीक करने पर बातचीत होगी। साथ ही नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें माध्यमिक उच्च शिक्षा से जुड़े सभी मंत्री और अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि यूपी के कई जिलों में अभी तक बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची। साथ ही बच्चों के स्कूल ड्रेस के लिए माता पिता के अकाउंट में पैसे तक नहीं भेजे गए। लिहाजा इन्हीं सब मुद्दों पर आज बैठक में चर्चा संभव है। शाम 5:30 बजे सीएम योगी 5KD मार्ग पर ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा विभाग की किताबों पर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ 90 लाख किताबें ही जिलों तक पहुंच सकी हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक किताबों की सप्लाई होनी है। 90 दिन में 10 करोड़ से अधिक किताबों की सप्लाई हो जानी है, जिसमें से 40 दिन का समय बीत चुका है और सिर्फ 9% किताबों की सप्लाई हो सकी है। और जो सप्लाई हुई भी है उनमें से ज्यादातर बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पाई। 12 जिले तो ऐसे हैं जहां किताबों की सप्लाई अब तक शुरू भी नहीं हो सकी है। तो सीएम की क्लासरूम वाली मीटिंग क्या है और क्या अहम रह सकता है, इसमें अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए, आज शिक्षा विभाग की बैठक होने वाली है और किताब बांटने में देरी पर मांगा जाएगा जवाब, और नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा आपको बताएं कि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। कई अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। वो बताएंगे कि आखिर बच्चों तक किताबें देरी से क्यों पहुंच रही हैं, कई जिलों में अब तक सप्लाई की शुरुआत क्यों नहीं की गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सवाल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षा विभाग से जुड़े मंत्री होंगे, अधिकारी भी शामिल होंगे और ऐसे में उनसे जवाब लिया जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की भी जया, और आज इसका दूसरा दिन है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है, ये खबर आ रही है।
कांग्रेस संसद भवन के प्रांगण में प्रदर्शन करेगी और अन्य विपक्षी दल भी मोर्चा बंदी कर सकते हैं, इसकी तैयारी में है। पहले दिन की अगर आप बात करें तो राज्यसभा में हंगामा हुआ था और आज भी खबर आ रही है कि परिसर में प्रदर्शन, नारेबाजी की जा सकती है। महंगाई समेत कई अहम मुद्दों पर प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस और कई और विपक्षी दलों का प्रदर्शन हो सकता है। मॉनसून सत्र कल शुरू हुआ। कल राज्यसभा में जिस तरीके की हंगामेदार स्थिति और तस्वीरें आई उसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज जानकारी है कि आज परिसर में संसद के प्रांगण में विपक्षी दल प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। महंगाई का मुद्दा हो सकता है जिसे लेकर के प्रदर्शन किया जा सकता है। और क्या जानकारी है, क्या इनपुट है, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त फोन हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का अविनाश का। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे विपक्षी दलों ने ये रणनीति बनाई है कि इस पूरे मानसून सत्र में सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल पूछना है और सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग करनी है। अगर कल बात करें तो कांग्रेस के कई सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार से सवाल पूछने को लेकर के 0 आवर नोटिस दिया था। आज अगर बात करें तो महंगाई को लेकर के सरकार से चर्चा कराने को लेकर के कांग्रेस समेत तमाम सारे विपक्षी दलों के नेता इसको लेकर के संसद के अंदर तमाम सारे सांसद नोटिस भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। चूंकि अगर बात करें तो कल विपक्षी नेताओं की बैठक शरद पवार के घर पे हुई थी, जिसमें यह तय हुआ है कि आज महंगाई को लेकर के सरकार से सवाल पूछा जाएगा और सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की जाएगी कि क्यों देश में आखिर इतनी महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो या फिर चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर तमाम सारी अन्य जो वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और आम जनता महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान है। तो सरकार को इसका जवाब सदन के अंदर देना चाहिए और इसी को लेकर के आज तमाम सारे विपक्षी सांसद संसद भवन के अंदर प्रदर्शन भी करेंगे और इसके साथ साथ सरकार से सदन के अंदर जवाब भी मांगेंगे। बिल्कुल, देखना ये होगा कि क्या तस्वीरें आती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा अविनाश। आज भी हंगामेदार हो सकती है। मानसून सत्र का दूसरा दिन है। शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली जो खबर है वो कांवड़ियों को लेकर है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबर है। सावन में कांवड़ियों की टोली आपको हर ओर दिखाई देगी, लिहाजा यूपी में इनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। मेरठ में हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से इनकी सुरक्षा पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। करीब 200 नाइट विजन कैमरों से लैस मेरठ का ये हाईटेक कंट्रोल रूम यूपी उत्तराखंड का पहला कंट्रोल रूम है। मेरठ का पूरा कांवड़ मार्ग इस हाईटेक कंट्रोल रूम की जद में है। एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सजवान ने रात में इस हाईटेक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं को भी परखा। और पूरा शहर और देहात इस हाईटेक कंट्रोल रूम से कवर किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान मेरठ आकर तैयारियों का जायजा पहले ले चुके हैं। और इसके बाद एसएसपी रोहित सिंह ने ये हाईटेक कंट्रोल रूम बनवाया और वो खुद इसकी निगरानी दिन रात कर रहे हैं। तो देखिए, कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर मेरठ प्रशासन अलर्ट पर है। आज मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद रहेंगे, ये खबर आ रही है। सभी स्कूल 27 जुलाई तक बंद रहेंगे। यात्रा की सुरक्षा को लेकर के मेरठ में हाईटेक कंट्रोल रूम बना है। एक क्लिक पर पूरे कांवड़ मार्ग की तस्वीर सामने होगी। मॉनिटर लगाए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 27 जुलाई तक सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। यात्री सुरक्षा को लेकर के हाईटेक कंट्रोल रूम तो बनाया गया है, लेकिन स्कूल्स भी बंद रहेंगे 27 जुलाई तक, यह खबर आ रही है। तो देखिए, कांवड़ सुरक्षा को लेकर के एक तरफ मेरठ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। एक क्लिक करने पर तमाम तस्वीरें सामने होंगी, क्योंकि तमाम सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और किस तरीके से ये हाईटेक कंट्रोल रूम काम कर रहा है, वो कितना असरदार है, ग्राउंड पर उसके किस तरीके के चर्चे हैं, ये समझेंगे हमारे सहयोगी सनुज से। सनुज, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी, और स्कूल्स को क्यों बंद किया गया, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं स्कूल कॉलेजों की बात कर लेता हूं। चूंकि हरिद्वार से शिवभक्त कांवड़िए जलाभिषेक लेकर जल लेकर बड़ी संख्या में शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में कांवड़ मार्ग पर रूट डायवर्जन कर दिया गया है। बड़े वाहनों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में स्कूल बस स्कूलों तक कैसे पहुंचती, इसके मद्देनजर जो स्कूल कॉलेज है उनकी जो छुट्टी है वो कर दी गई है। फिलहाल 27 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मेरठ की बात कर लूँ, मुजफ्फरनगर की बात कर लूँ, सहारनपुर की बात कर लूँ, 27 जुलाई तक जो स्कूल कॉलेज है वो बंद रहेंगे। और यदि पड़ोसी जिले बागपत की बात कर लूं तो वहां 24 से 27 जुलाई तक बंद रहेंगे। अब रही बात कांवड़ियों
की सुरक्षा को लेकर, तो जिस तरीके से मेरठ पुलिस लगातार एक से एक बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है, उसी में से एक ये चीज आप देखिए कि ये हाईटेक कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है। और ये हाईटेक कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पहला ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम है कि जिसमें कांवड़ियों पर पूरी तरीके से पैनी नजर यहां पर रखी जा सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब शिवभक्त कांवड़िया हरिद्वार से होते हुए रुड़की और मुजफ्फरनगर के बाद खतौली लास्ट पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले का, और जैसे ही वो सकौती मेरठ जिले में आ जाता है, जैसे ही सकौती की सीमा में कांवड़िया प्रवेश करेंगे, तुरंत वो इस मेरठ के हाईटेक कंट्रोल रूम की जद में आ जाएंगे। आप देखिए, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये पूरा कांवड़ मार्ग है और इसी कांवड़ मार्ग से होते हुए जो कांवड़िए वो जाएंगे। चूंकि अभी लोकल की अगर बात करें तो यहां पर बसों का संचालन बंद नहीं किया गया है, इसलिए आप देखिए कि एक एक इस हाईटेक कंट्रोल रूम में आपको जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। करीब 200 नाइट विजन जो कैमरे हैं वो वहां पर लगाए गए हैं, आईपी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं और पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर ना हो सके। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की राह में कोई मुश्किल ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए, और इसको लेकर अभी एसीएस होम अमरीश कुमार अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान भी मेरठ आए थे। उन्होंने निर्देश दिए थे कि कोई चूक ना रह जाए, और इसी के बाद जो मेरठ के एसएसपी हैं रोहित सिंह सजवाण, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया और उसके बाद देखिए कि यहां पर पूरा एक हाईटेक कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है। दूसरी तस्वीर में और दिखाना चाहूंगा कि देखिए, यहां पर एबीपी गंगा से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चूंकि जिस तरीके से हरिद्वार से शिवभक्त कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर निकल चुके हैं, तो लगातार एबीपी गंगा खबरें दिखाता है कि कांवड़ियों का कितना सैलाब वहां से निकल चुका है। तो उससे भी बाकायदा यहां एबीपी गंगा न्यूज चैनल देखकर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप ये देखिए, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये वो कैमरे हैं जो कैमरे यहां लगाए गए हैं। आप ये देखिए, कितना हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, करीब 200 से 250 मीटर की दूरी तक बिल्कुल ऐसा क्लियर तस्वीर नजर आ जाती है। जो नाइट विजन कैमरा है, नाइट विजन कैमरे भी है। ये देखिए, ऐसे तमाम कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। ये आप देखिए, दरअसल है क्या कि जो एसएसपी हैं, एडीजी हैं, आईजी हैं, लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं कांवड़ मार्ग का, और जहां पर भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है कि वहां थोड़ी सी कोई दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत इन कैमरों के लिए कह दिया जाता है और ये कैमरे पूरे कांवड़ मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मेरठ का जो सिद्धपीठ अमरनाथ मंदिर है, वहां पर लाखों शिवभक्त कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में 24 कैमरे से, यानी 2 मुख्य द्वार हैं, 2 मुख्य द्वार पर भी कैमरे लगाए जाएंगे और उसके बाद जो चारों तरफ जहां जलाभिषेक होगा वहां भी लगाए जाएंगे, और पूरा कंट्रोल एक एक चीज की मॉनिटरिंग यहां इस कंट्रोल रूम से की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि इसको हाईटेक इसलिए बोला जा रहा है कि लैपटॉप पर और चाहे टैबलेट पर कोई भी अधिकारी कहीं भी, जितने भी यहां पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी अधिकारी, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनके पास टैबलेट होगा। उस टैबलेट पर एक क्लिक में यह पता लग जाएगा कि किस रूट पर कहां चल रहा है, कितना कांवड़ियों को सैलाब है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक सबसे बड़ी दिक्कत देखिए ये आती थी, चूंकि मेरठ जो है वो सेंटर पॉइंट है कांवड़ियों का। चूंकि हरिद्वार से जो शिवभक्त कांवड़िए हैं वो जल लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा मेरठ में देखने को मिलता है। चूंकि मेरठ से मुरादाबाद की बात हो, हापुड़ की बात हो, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए कांवड़िए यहां से निकल जाते हैं, तो मेन सेंटर पॉइंट है। ऐसे में पता लगता है कि यदि पुलिस अधिकारी मवाना की तरफ गए हुए हैं और अभी ये पता लग जाए कि खतौली की तरफ कोई घटना हो गई है, तो ऐसे में आप सोचिए 50-60 किलोमीटर कैसे जाएंगे। पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किए थे और बिल्कुल उनके निर्देशन के हिसाब से ही चीजें और व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। अच्छी बात भी है कांवड़ियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चंपावत से खबर है कि रोड़ा नाले में स्कूल बस के बहने की खबर आ रही है। बच्चों को ये बस लेकर के जा रही थी और अब इस बस के नाले में बहने की खबर आ रही है। चालक परिचालक ने कूद करके जान बचाई है। टनकपुर पूर्णागिरी रोड का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चों को लेने के लिए जा रही थी ये स्कूल बस और ये नाले में बह गई। तेज प्रवाह के साथ बस के बहने की खबर, लेकिन चालक और परिचालक ने कूद करके जान बचा ली है। ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित है, ये खबर आ रही है। लेकिन टनकपुर पूर्णागिरी रोड का मामला बताया जा रहा है, जहां ये स्कूल बस बह गई। सोचिए जरा, जिस रास्ते से ये बस गुजर रही थी वहां पर नाले में स्कूल बस के बहने की खबर आ रही है। जाहिर तौर पर पानी का बहाव तेज था, ऐसे में बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस जा रही थी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद करके सही समय पर जान बचा ली है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुज के पास है। अनुज, बताइए, ये बस खाली थी, ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या यही नाला है, यही रास्ता है जिससे लोगों को गुजरना होता है? जी सुनैना जी, आपको बताना चाहूंगा, ये टनकपुर का पूर्णागिरी मार्ग है जो चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में स्थित है, और यही रास्ता है जो पूर्णागिरी तीर्थ स्थल को भी टनकपुर से आम आबादी से जोड़ता है। और इस रास्ते पे ऐसे 6 नाले पड़ते हैं।
और इस नाले पे ये खाली बस जा रही थी। गनीमत इस बात की रही कि ये बस खाली थी जो बच्चों को स्कूल के लिए लेने जा रही थी, और ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें दिखाने दीजिए, क्योंकि तस्वीरें डराने वाली हैं। और ये स्कूल बस है। गनीमत और या फिर लापरवाही किन शब्दों में बयां किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिए जरा, कितने तेज रफ्तार के साथ ये नाले का पानी बह रहा है और ये बस इसमें जाहिर तौर पर पलटी दिखाई दे रही है। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि इसी बस में अगर बच्चे मौजूद होते तो क्या मंजर होता। ये तस्वीरें हैं और इकलौता रास्ता है। ये हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पूर्णागिरी जो तीर्थ क्षेत्र है वहां जाने का रास्ता हो, टनकपुर जाने का रास्ता हो, ये मुख्य मार्ग है। और ऐसे ही 6 नाले रास्ते में पड़ते हैं। इन्हीं नालों से गुजर करके ये स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए जाती है। यहाँ ड्राइवर कंडक्टर तो सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल वही है कि वापस। अरुण ये बताइए, ये नाला कल रात ही इस तरीके से बहता हुआ मिला है, या अगर यही बस बच्चों को लेकर के वापस आ रही होती तो क्या मंजर होता? जी स्नेहलता जी, ये बताना चाहूंगा आपको कि जो पहाड़ी नाला है और ये पहाड़ों पे हो रही बरसात, जैसे कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, कल रात से बरसात जारी है और उसके चलते ये पहाड़ी नाले उफान पे आ गए हैं। और ऐसे में ये बच्चों आ रही थी, ये सवारी लेने जा रही थी। गनीमत ऐसी बात की कही जा सकती है। और ऐसे में बड़ा हादसा होने चल गया। अगर ये बच्चों से भरी हुई बस होती तो शायद जो वहाँ के शासन प्रशासन ने स्कूल्स को बंद कराने के लिए या कोई सख्त कदम नहीं उठाया। अगर इसी रास्तों से गुजरना मजबूरी है तो कैसे, आखिर पढ़ाई या जिंदगी, किसी एक चीज का सिलेक्शन करना हो तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है? जी देखिए, इसमें ये प्रशासन की एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही शासन स्तर पर रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है और उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लापरवाही दिखाती है। मौसम विभाग की सूचना है, जानकारी है आपके पास। अब इन्हीं तस्वीरों का इंतजार करने के बाद स्कूल्स को बंद कराया जाएगा या सही कदम उठाया जाएगा। बरसाती नालों को बहने से नहीं रोक सकते। पहाड़ी क्षेत्र में ये तस्वीरें आम हो सकती हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी खास है। ये स्कूल बस है, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा आप नजर बनाए रखिएगा। ये डराने वाली तस्वीरें हैं। ये स्कूल बस को आप बीच बहते नाले में देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।